Hello students, in chapter number 11 we are left with one concept, that is with regard to independent directors. तो देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसे एंड में रखा था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में इसकी डेफिनेशन आती है। कुछ नहीं है डेफिनेशन के अंदर, यही कहा गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब है जिसके बारे में चर्चा हुई है 149 सबसेक्शन 6 में। सबसेक्शन 6 क्या है, कई बार मैंने पहले बताया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए इसके अंदर है कुछ कंडीशंस का आपने कंप्लायंस करना है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149(6) में इसका मतलब क्या निकलता है, कहा गया ये एक डायरेक्टर है, लेकिन ये 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकते अदर देन, पहला क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर। व्हाई? क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ड्यूल कैपेसिटी में होता है, वो डायरेक्टर के साथ एम्प्लॉय है, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसका। सेम वे होल टाइम डायरेक्टर का भी सेम लॉजिक। नॉमिनी हम देखिए ऑलरेडी पढ़ के आ भी चुके हैं, ये किसी का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका इंटरेस्ट होता है। सो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक डायरेक्टर तो है, लेकिन ये 3 लोग कभी भी क्या नहीं कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट। फिर याद कीजिए हमने 151 सेक्शन में पढ़ा था, इवन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट का रोल प्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड वो सबसेक्शन 6 क्या कर दे, सेटिस्फाई। नॉमिनी डायरेक्टर हम पढ़ के आए थे, भूलिए मत, 161 सबसेक्शन 3 के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था 242 में एनसीएलटी अपॉइंट करेगा, और मैंने ये भी बताया था 149 में भी एक्सप्लेनेशन के अंदर नॉमिनी का मीनिंग दिया गया है। सबसेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन में कहा गया नॉमिनी का मतलब क्या है, नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर लॉ और एग्रीमेंट, सेम वही जो 161(3) में पढ़ा, और अपॉइंटेड बाय कौन, सरकार या एनी अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट इट्स व्हाट, इंटरेस्ट। तो यहां पे नॉमिनी मैंने पढ़ाया एक्सप्लेनेशन टू 149 सबसेक्शन 7, बट मैं सिंपल कहता हूं कुछ नहीं है भैया, 161(3) वाली चीज है। 161(3) में आप देखते हैं तो वहां था एफआई वर्ड था, देखिए वहां गवर्नमेंट भी था, बस यहां पे एक अलग से चीज क्या आ गई, एनी अदर व्हाट पर्सन, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इंडिपेंडेंट पे स्टार्ट करते हैं। तो मेन आता है हमारा सबसे पहले सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन 4 कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में नहीं चाहिए, इन कंपनियों में चाहिए। जैसे हमने कहा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ लिस्टेड में होता है। वुमन डायरेक्टर रूल नंबर 3 में पढ़ के आए थे 149(1) के अंदर, जैसे वहां हमने पढ़ा था लिस्टेड कंपनी, लेकिन यहां क्लियरली लिखा है इंडिपेंडेंट कौन सा कंपनी में चाहिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। बट डू नॉट फॉरगेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के मुताबिक हमने पढ़ा कुछ पब्लिक कंपनी लिस्टेड होने के बावजूद हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड अगर उनके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है। और लिस्टेड क्या थे, हमने पढ़ा नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलावा कोई और पब्लिक कंपनी कौन सी, जैसे वुमन डायरेक्टर में पढ़ा था पीयूसी हो 100 करोड़, टर्नओवर हो 300 करोड़, तो यहां क्या लिखा है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी अगर पीयूसी पेड अप कैपिटल कितनी हो, कम से कम 10 करोड़, और टर्नओवर कम से कम कितनी हो, 100 करोड़। और ये लिमिट्स हम कैसे देखते हैं, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस मींस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप पूरा लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक तीसरी लिमिट और है, आउटस्टैंडिंग कंपनी की ये 3 चीजें इकट्ठी देखनी है। एग्रीगेट वर्ड लिखा है डीडीएल, मैं से कहता हूं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डी से डिपॉजिट, डी से डिबेंचर, एल से लोन। तो सिंपल सी बात है, कंपनी की बोरिंग्स होगी किसी भी नेचर में हो, लेकिन उनका अमाउंट यहां क्या बताया गया, गौर कीजिए, मैंने रेड पेन से ये बॉक्स बनाया है, हाईलाइट किया है, मोर देन 50 करोड़। यहां साइन किसका नहीं है, इक्वल टू का नहीं है, तो ये आपने ढंग से पकड़ना है। पीयूसी 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, और डीडीएल कितना, मोर देन 50 करोड़, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो डाउट हम पढ़ रहे हैं यहां पे रूल नंबर कौन सा, सबसेक्शन 4 के साथ रूल नंबर 4, लिस्टेड में चाहिए, लिस्टेड पब्लिक में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, लेकिन लिमिट्स कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन और उभर के आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए होंगे, नंबर। तो अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपके कम से कम 1/3, जैसे हमने 152(6) में पढ़ा रोटेशनल डायरेक्टर कम से कम होते हैं 2/3, ये चाहिए 1/3 किसका, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली होल्डिंग ऑफिस। तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड में चाहिए। वाई, लॉजिक इज सिंपल, आप पब्लिक कंपनी हो, लोगों से पैसा उठाया है, तो उनका पैसा सही रहे तो कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ढंग से। नो डाउट मैंने कहा था जब भी 1/3 या 2/3 होगा हमेशा राउंडिंग ऑफ किस में करनी है, 1। सिर्फ हमने 152(6) में जो रिटायर होने थे उसकी नियरेस्ट टू 1 किया था।
बाकी ये जो 3 लिमिट वाली कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको सिर्फ कितने चाहिए? कम से कम 2। यहां थे 1/3, यहां है कम से कम 2। लेकिन जैसे याद कीजिएगा, मैंने 149 सबसेक्शन 1 में भी आपसे जिक्र किया था, मिनिमम डायरेक्टर जो होते हैं 1 2 3, हमने कहा था वो आपको ड्यू टू ऑडिट कमेटी बढ़ाने पड़ सकते हैं। सेम वे हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आपको चाहिए हायर नंबर। क्यों चाहिए? ड्यू टू ऑडिट कमेटी, जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे सेक्शन 177 में। एक चीज यहां पक्का और सीख लीजिए, ऑडिट कमेटी 177 में बनती है, या सेक्शन 160 में हम जिक्र करके आए थे 178 का नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, जब हमने कहा था अगर वो नॉमिनेट करती है तो फीस नहीं देनी पड़ती, वो ₹1,00,000 वाली। ऑडिट कमेटी हो, एनआरसी कमेटी हो, वो कौन सी कंपनियों में बनती है? उनका आंसर भी सेम यही है, कॉपी पेस्ट यही आंसर, यही रूल नंबर 4 जाएगा। जबकि उनका चैप्टर 177 178 का चैप्टर नंबर 12 बन जाता है। लेकिन यही आंसर, ये मत भूलिएगा, ये कॉपी पेस्ट अगर मैं कहीं पे आपके लिए लिख भी दूं तो देखिए वो ये है कि 177 178 एसी एनआरसी के लिए भी यही सेम की सेम क्या है? लिमिट्स है। वहां जब पढ़ाऊंगा तो मैं ये कहूंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जहां चाहिए था वहीं पे ऑडिट कमेटी एंड एनआरसी भी वहीं पे लगेगी। अब ध्यान दीजिए हुआ क्या, गौर से समझिएगा। अगर आप इन लिमिट्स में आ गए, ये सेक्शन लग गया आपके ऊपर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन क्या लिखा है कि रिलीफ है। अगर अबव लिमिट्स फेल्स टू अप्लाई, लगातार कितने साल? 3 साल, देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। मतलब मान लीजिए आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, राइट? से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपकी टर्नओवर होगी 120 करोड़। समस्या क्या हुई? थे तो आप अनलिस्टेड, आपको इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, लेकिन आप इस पॉइंट के अंदर आके फंस गए। टर्नओवर 100 करोड़ हो, कब हो? पिछले साल। यही पढ़ा हमने लास्ट, पिछला साल लिखना है ना। तो सीखा क्या? जिस साल अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, उस साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर चाहिए। तो 19-20 में अगर आप इस लिमिट में आ गए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी कहां लगी? 20-21 में फंस गया आप। प्रश्न, क्या अब आपको हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए चाहे कल टर्नओवर आपकी कम हो जाए? द आंसर इज यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा, लेकिन तभी आप इस चंगुल से बचेंगे अगर लगातार 3 साल ये तीनों में से कोई पॉइंट आपके ऊपर ना लगे तो। जैसे देखिए 20-21 में तो आप फंस गए। अब 20-21 में ये तीनों चीजें मैंने यहां एग्जाम्पल में लिख के दे दी, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, डीडीएल। तो 20-21 में तीनों की लिमिट देखो मैंने कम डाली है, 6 करोड़, 70 करोड़, 30 करोड़, ये लिमिट नहीं आई। माना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस साल लग गया। लग गया क्यों लग गया? ड्यू टू 19-20 लग गया, 1 साल माइनस हो गया मान लीजिए। तो देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने टिक किया, यहां चाहिए। 21-22 में भी मैंने कहा चलो मान लो सेम लिमिट है, तब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, लगातार 3 साल ये लिमिट नहीं लगेंगी तो बचोगे। 22-23 में भी मान लो यही अमाउंट रहा, सेम यही अमाउंट रहा, टिक टिक किया, टिक टिक का मतलब मेरी तरफ से होता है इधर से ये लाइन सेम है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां पे भी चाहिए। लेकिन अब गौर करो, ये 3 साल लगातार, तीनों में से एक लिमिट नहीं लगी, तो 23-24 से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर 22-23 में मान लो ये पेड अप कैपिटल यहां पे 16 करोड़ अगर हो जाए, 16 करोड़ हो जाए, आप फिर फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट आ गई। तो मतलब लगातार 3 साल ये तीनों चीजें नहीं लगेंगी तो आप इस चुंगल से बचेंगे। दिस इज द पॉइंट। आई होप सो क्लियर है, राइट? देन अब नॉन एप्लीकेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको नहीं चाहिए, यही रूल 4 कह रहा है। चाहे ये लिमिट लग गई है तब भी नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, यही था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये 3 लिमिट, इवन इफ अबव लिमिट सेटिस्फाइड, जिसका मतलब है आपकी पीयूसी टर्नओवर या डीडीएल इतना है तो लग गया ना भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं लगेगा। कब? अगर आप ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जो कि क्या है, ज्वाइंट वेंचर है। मतलब आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, चाहे ये लिमिट्स लग गई हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड आपने क्या किया हुआ है, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? एक ज्वाइंट एग्रीमेंट है
एंटर्ड है इन राइटिंग, WR का मतलब देखिए हमेशा मेरे नोट्स में होता है राइटिंग, जो आपने राइटिंग में किया, क्योंकि सबूत तो चाहिए ना। वेयर बाय पार्टीज है, ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट एग्रीमेंट है, तो नेचुरल है पार्टीज का क्या होगा, ज्वाइंट कंट्रोल होगा ओवर अरेंजमेंट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर मिलके कर रहे हो, विश्वास का रिश्ता है, वो अलग बात है, आज के दिन लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे इस अरेंजमेंट के ऊपर सभी का कंट्रोल होगा, किसी एक की नहीं चलेगी। या यूं कह लीजिए राइट टू नेट एसेट्स ऑफ अरेंजमेंट, या ज्वाइंट वेंचर के जो भी सारे एसेट्स हैं उसके ऊपर सभी का क्या होगा, राइट होगा। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये आपने अकाउंट्स में भी टॉपिक पढ़ा होगा, जिसे हम कह देते हैं टेम्परेरी पार्टनरशिप। नंबर 2, अगर आप वोस हो, वोस का मतलब क्या होता है, होली ओन्ड सब्सिडरी। माना आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो लेकिन आप होली ओन्ड सब्सिडरी हो, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर किसी और कंपनी ने पैसे लगा रखे। तो प्रश्न ये है नॉन एप्लीकेबिलिटी है क्यों, उसका लॉजिक समझेगा। मान लो मैं हूं एक कंपनी, मैंने आप में 100% पैसे लगा दिए, तो मैं हो गया आपकी होल्डिंग, आप मेरे बन गए वोस। तो आपके ऊपर हम ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों कहा नॉन एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि एक तरह से सेक्शन मेरे ऊपर लग रहा है, आप तो मेरा ही हिस्सा हो। हाँ एक चीज है, ज्वाइंट वेंचर अगर आप हो, मिलके काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर सेक्शन नहीं लग रहा। इसका इतना अच्छा लॉजिक निकल के नहीं आता, क्यों, क्योंकि या तो ये कहते हैं कि आपका ज्वाइंट वेंचर किसी और लिस्टेड कंपनी के साथ है, तो फिर हम कह देते उसके ऊपर सेक्शन लग गया, आपको बचाव दे दिया, तो ज्यादा अच्छी समझ में आती बात। तीसरा है, समझ में आता है लॉजिक, डोरमेंट कंपनी हो, जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे सेक्शन 455 में। डोरमेंट का मतलब भी क्या है, जो कोई कार्य नहीं कर रही। तो ऐसे कंपनी के ऊपर, क्योंकि मान लीजिए 1 साल ये लिमिट लग गई, अब आपने कहा लगातार ये लगता रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट, अगर 3 साल तक आप इस लिमिट से बाहर ना जाए, बट अगले साल ही अगर कंपनी काम नहीं कर रही तो ये सेक्शन लगा के करोगे क्या भाई आप। तो इसलिए 149(4) कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 कम से कम, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पीयूसी 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, डीडीएल मोर देन 50 करोड़ पिछले साल के मुताबिक। तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगले साल चाहिए, और मैं बता दूं लगातार अगर 3 साल ये तीनों में से कोई लिमिट ना लगे तो ही आप बचेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। लेकिन रूल नंबर 4 आगे क्या गया, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर सेक्शन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आप जेवी हो, आप होली ओन्ड सब्सिडरी हो, या आप क्या हो, डोरमेंट कंपनी हो। मैं ज्वाइंट वेंचर का एक हल्का सा मीनिंग और बता दूं, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लगभग ऐसा ही मीनिंग पढ़ते हैं। एएस का यह मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेन आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर क्या, सब सेक्शन 6, क्योंकि हमने ये कहा रेफर्ड अंडर सब सेक्शन 6, और 6 में क्या है, कंडीशंस हैं। और ये एक पेज पूरा का पूरा कंडीशंस पे मैंने लिख के दिया, और मैं इन कंडीशंस को 6 भाग में लेके चलता हूं। कितने पॉइंट्स, 6। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर सेक्शन देखिए 149 के सब सेक्शन लग रहे हैं, और साथ में मैंने पहले भी हल्का सा जिक्र किया था 150 में क्या है, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो एक डाटा बैंक है, वहां से आप ले सकते हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो इस सब सेक्शन 6 के अंदर अगर मैं नॉर्मल वे में कहूं, मैंने 6 पॉइंट बना के दिए हैं, राइट, ये आप देख रहे हैं, ये 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल टेक्निकल चलना चाहें तो मैंने क्लॉज नंबर भी लिखी हैं, A, B, C, D, राइट, लेकिन आप बीच में देख रहे हैं F को मैंने पहले लिख दिया। तो मैं कहता हूं ये क्लॉज इतनी नहीं भी याद होती है, बेस्ट है थोड़ा इजी वे में बस ये पकड़ लो। सब सेक्शन 6 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कितनी कंडीशंस हैं, 6 हैं। पहली कंडीशन, आप एक इंटीग्रिटी के आदमी होने चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब है जिसका करेक्टर सही हो, ऑनेस्ट आदमी हो, फेयर आदमी हो, राइट। तो इंसान सही होना चाहिए, हालात तो यूं ही चलेंगे। सो इंटीग्रिटी बस हमने देखनी है, और ये कौन देखेगा, लेकिन इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, मतलब कंपनी के बिहाफ पे तो बोर्ड ही काम करता है, वो देखेगा ये आदमी सही है या नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो बोर्ड नहीं देखेगा, वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट देखेगी, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंसर्न्ड है, राइट, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री वो देखेगी। नंबर 2 पॉइंट फिर से आसान है, स्किल, आपके पास एक्सपीरियंस, तजुर्बा होना चाहिए। सारे के सारे आप सीए फाइनल के सब्जेक्ट लिख सकते हो, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिसर्च, टेक्निकल, अदर डिसिप्लिन, मतलब चाहे भूल जाओ तो अपने फाइनल के सब्जेक्ट लिख दो यार, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों पॉइंट बड़े ही आसान थे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है,
आप कंपनी के नॉट प्रमोटर इज वॉस, मतलब ना आप कंपनी के प्रमोटर हैं ना आप कंपनी के थे, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति लेना है जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट ना हो, ना प्रमोटर हैं ना थे, ना ही रिलेटेड टू। देखिए प्रमोटर की डेफिनेशन आती है सबसेक्शन 69 में और रिश्तेदार की डेफिनेशन आती है सबसेक्शन 77 में। तो कहता है ना आप प्रमोटर हैं ना ही थे ना ही आप रिश्तेदार हैं। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है किसका, प्रमोटर का भी है, ना उसके रिश्तेदार हैं ना ही आप रिश्तेदार हैं किसके, डायरेक्टर के। मतलब प्रमोटर के साथ यहां रिश्तेदारी में एक वर्ड और आ गया, डायरेक्टर के भी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। देखिए टफ है ये लेक्चर, कोई डाउट नहीं इसमें। अब प्रमोटर किसका, डायरेक्टर किसका, ये भी एक लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने कह दी। अकेला कंपनी नहीं कहा, 4 कंपनियां कही, 4 कंपनियों की कोड की आपके सामने है। कैश कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी के का जो प्रमोटर है या उसका जो डायरेक्टर है उसके आप रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। एक है सिंपल, क्या नहीं होने चाहिए आप, प्रमोटर, ना है ना थे, किसके प्रमोटर, कैश के, ना ही कैश का जो प्रमोटर या डायरेक्टर है उसके ना ही आप क्या होने चाहिए, रिश्तेदार। अब प्रश्न ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिश्तेदार। रिश्तेदार के लिए डेफिनेशन आती है सब सेक्शन 77 में। आइए फटाफट देखते हैं हम। देखिए यह है रिश्तेदार की डेफिनेशन। एचएफ में तो सारे मेंबर्स हो जाएंगे, इंडिविजुअल के केस में 9 लोग हैं, यहां पे 9 लोग आपके रिश्तेदार हैं। कैसे, देखिए अगर मैं आपको मान लूं, आप हैं मान लीजिए मिस्टर पीएस पप्पू सिंह, तो आपके रिश्तेदार कौन होंगे, माताजी, एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर, भाई, ब्रदर, सिस्टर। तो ये चारों देखिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये माँ बाप ने आपको दिए हैं, माँ बाप, भाई बहन। अब सारा कसूर आपका है, आप ले आए अपनी बीवी या हस्बैंड, जिसे कहेंगे स्पाउस, और मिलके क्या किए, बच्चे, सन, डॉटर। क्लियर। इसके बाद सन के बाद क्या आ गया, उसकी बहू, बीवी, डॉटर इन लॉ बनी आपकी, और डॉटर से रिलेटेड क्या बन गया, सन इन लॉ। तो बिल्कुल आपका इमीडिएट परिवार लिया गया, ना भाई है, भाभी नहीं है, देखिए बहन है, जीजा जी नहीं है, माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी, ताया, फूफड़, मासी, मौसा, कुछ नहीं है यहां पे, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है यहां पे। तो ये 9 लोग हैं। ये प्लस प्लस क्यों लिखा है, इसका मतलब है स्टेप। अगर मां सौतेली है वो भी आएगी, पिता भी आएगा, और उनसे जो बच्चे आए हैं वो भी आएंगे, क्योंकि स्पाउस हो सकता है आपकी 5वीं शादी से जो बच्चे, राइट। तो स्टेप सन लिया गया है। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि सब सेक्शन 77 के अंदर स्टेप डॉटर को आपका रिलेटिव नहीं माना गया। वाइफ कभी भी स्टेप नहीं होती, वो आप, और ना ही डॉटर इन लॉ स्टेप होती है, और ना ही सन इन लॉ, ये कभी स्टेप हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपकी चौथी बीवी भी है तो वो बीवी होगी, स्टेप थोड़े कहोगे आप कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी सौतेली बीवी है, ऐसा तो नहीं कहते, राइट। तो हमारा तीसरा पॉइंट टेक्निकल था कि ना प्रमोटर हैं ना थे किसके, कैश के, ना ही रिश्तेदार हैं किसके, उस प्रमोटर के या डायरेक्टर के, किसके, कैश के। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं आपका अच्छा, अगर होता क्या है, कई बार प्रमोटर जो होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता, प्रमोटर कोई कंपनी भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं एंटिटी। तो फिर रिश्तेदार क्या लेंगे, तो अगर प्रमोटर कोई कंपनी है, कोई एंटिटी है, तो उसके डायरेक्टर और एम्प्लॉय क्या कहलाएंगे, रिश्तेदार। क्योंकि रिश्तेदार की डेफिनेशन हमने इंडिविजुअल के लिहाज से देखी, और रिश्तेदार हमने डायरेक्टर के तो सही आ गए, प्रमोटर के भी ये सही आ गए, लेकिन प्रमोटर अगर इंडिविजुअल नहीं है तो क्या बन गया, एंटिटी बन गया ना भाई। तो रिश्तेदार, क्योंकि कंपनी का मामा चाचा, मतलब माँ बाप, भाई बहन तो होंगे नहीं, तो उसके डायरेक्टर और एम्प्लॉय को रिश्तेदार माना जाएगा। ये एमसी की नोटिफिकेशन है। देन कहता है आपका कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पेक्यूनियरी का मतलब होता है फाइनेंशियल, आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना है ना था, इज वॉज, नहीं होना चाहिए। किसके साथ, वही 4 कंपनियां कैश, लेकिन यह 4 नहीं, यह 6 है, लेकिन 4+2 लिखा है, मतलब इन चारों कंपनियों के साथ आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही उनके किसके साथ, प्रमोटर डायरेक्टर के साथ। तो ये नहीं कह सकते 6 कंपनी तो 4 है, लेकिन 6 लोग तो हो गए, क्योंकि साथ में क्या आ गए उनके, प्रमोटर डायरेक्टर के साथ आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मींस
आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, अगर उस कंपनी के साथ आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है तो कैसे बन सकते हो यार इंडिपेंडेंट? बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट। और आपका ये इंटरेस्ट अगर 5 साल पहले था तो चलेगा, क्योंकि क्या लिखा है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए, और जिस साल आप अपॉइंट कर रहे हो उस साल भी नहीं होना चाहिए। बने तो 3 साल, लेकिन सीधे सीधे पिछले 3 साल नहीं है, एक तो यही साल आ गया, 2 पिछले आ गए। लेकिन अब है एक्सेप्शन। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं आप, आपको हक है रेमुनरेशन लेने का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। या कहता अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है इतने रुपए तक की तो भी नहीं मानेंगे, नॉट एक्सीडिंग, लिमिट दी गई है, जैसे क्या लिखा है यहां पे 10% ऑफ आपके टोटल इनकम, मतलब जो आप अपनी कमाई कर रहे हो, अगर 10% कमाई इन 6 लोगों से कर भी लिया आपने, चलेगा, बन जाओगे इंडिपेंडेंट। और सरकार अपनी तरफ से कोई मॉनेटरी लिमिट दे सकती है, फिलहाल दी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर, मान लो ये कंपनी है WWF लिमिटेड, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, मिस्टर SR के बनने के लिए तैयार है, उसका अपना पर्सनल बिजनेस भी है, उस बिजनेस में मान लीजिए P&L अकाउंट तो बनेगा, तो P&L से हमें क्या दिख जाएगा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहां लिमिट क्या थी, 10% कमाई आपकी उनसे हो सकती है। तो हमें पता चलता है कि इसने सेल्स करी, सेल्स से आई इनकम, और जो इसकी इनकम है ना, मान लीजिए जिस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो 8% आपकी इनकम वहां से आ रही है, तो हमने कहा था कोई टेंशन नहीं है 10% तक, तो 8% तक है तो हम क्या नहीं मानेंगे, नो PR, जिसका मतलब हो गया पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कमाई आ रही है 12%, तो ये यस क्या बन गया, पेक्यूनरी रिलेशनशिप बन गया, आप इंडिपेंडेंट बन नहीं पाएंगे। पॉइंट को फिर से समझिए। 4th पॉइंट टेक्निकल स्टार्ट होता है, क्या था, आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए 6 के साथ, कैश प्लस देयर प्रमोटर डायरेक्टर 3 साल कौन से, 2 पिछले 1 करंट ईयर। लेकिन कहता कोई टेंशन नहीं है रेमुनरेशन लेने में, या अगर आपकी कमाई मैक्सिमम 10% तक हो रही है इनसे, तो आपकी कमाई, आपका नेट प्रॉफिट 10% इनको सामान बेच के हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 से ज्यादा हो रहा है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। इज दिस क्लियर बेटा? हाँ जी, ओके बेटा, ओके, चलिए अच्छी बात है। तो भाई चाहे फास्ट ट्रैक है, जो सामने बैठे हैं बच्चे, नो डाउट मैं स्ट्रेट वे आपकी प्रॉब्लम नहीं लेता, लेकिन आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब अगला क्या कह रहे हैं, अगेन कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सर ये तो सेम पॉइंट आ गया, नहीं फर्क है, अब है आपके रिश्तेदार का, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। पहले क्या था, आपका नहीं होना चाहिए, अब क्या कह रहा है, आपके रिश्तेदारों का नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सबसेक्शन 77 में 9 लोग आपके रिश्तेदार बताए। मतलब अगर दैट मीन्स सीखा क्या, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में बन रहे हो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार, देखिए माँ बाप को बुला सकते हो, भाई बहन को, बीवी को, बच्चों को, दामाद जी को, अपनी बहू को बुला सकते हो, मामा चाचा नहीं बुला सकते। इसलिए रिश्तेदार की डेफिनेशन बड़ी अच्छी दी गई है। उनको बुला के आप पूछोगे मैं इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा हूं, कहीं आपका कोई क्या नहीं हो, पेक्यूनरी रिलेशनशिप तो नहीं है। तो ये जो पॉइंट है 5th पॉइंट, इसके अंदर सब पॉइंट है, देख रहे हैं, क्लॉज डी है लेकिन फर्दर सब क्लॉजेस हैं 4, या कि पहली फिर 2 3 4, बड़ा पॉइंट है। तो कहता आपका कोई पेक्यूनरी आपके रिश्तेदारों का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये है पेक्यूनरी रिलेशनशिप होगा कब, कब होगा? कहता ये तब होगा अगर आपके रिश्तेदारों के पास है, क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है, फर्दर डिफाइंड बाय 2H ऑफ सक्रा एक्ट, शेयर डिबेंचर वगैरह सब कुछ। तो सिंपल है, रिश्तेदारों से पूछो इस कंपनी के शेयर डिबेंचर तो नहीं लेके बैठे, इंटरेस्ट वर्ड क्यों लिखा? देखिए जिन कंपनियों की शेयर कैपिटल नहीं होती, जिसे हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो शेयर कैपिटल नहीं होती, वहां वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इंटरेस्ट। किसका नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी? फिर से लिखा है 4 कंपनी, कैश, वही कोड की। कब नहीं होना चाहिए? फिर से 3 साल, सेम वही 3 साल, 2 पिछले और 1 करंट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन यहां एक्सेप्शन दी गई है कि रिश्तेदार के पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ दी गई है इन द कंपनी। जबकि हमने क्या कहा, किस में नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी? 4 कंपनियों में नहीं होनी चाहिए। जबकि अब हम क्या करें,
एक्सेप्शन दे रहे हैं, सिर्फ कंपनी की सिक्योरिटी रिश्तेदार ले सकता है। कितनी ले सकता है? तो आप शेयर डिबेंचर ले सकते हैं ऑफ फेस वैल्यू, जैसे हमने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में पढ़ा था, नॉमिनल वैल्यू 20,000 के, यहां पे क्या बताया गया है 50 लाख तक के, और 2% ऑफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज बहुत आराम से, क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं, बिलीव मी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर मेरे को 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। यहां तो मुझे कोशिश करनी है 1-1.25 घंटे में मैं आपको पढ़ा दूं सारा। तो ध्यान दीजिए, बहुत टेक्निकल है। पहली बात हमने क्या कहा, आपके रिश्तेदार के पास इन 4 कंपनी की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। फिर हम एक्सेप्शन दे रहे हैं रिश्तेदार को, लेकिन सिर्फ कह रहे हैं सिर्फ कहां ले लो सिक्योरिटी, सिर्फ कंपनी की ले लो। कितनी ले लो फेस वैल्यू के हिसाब से देखनी है, कितने की ले लो 50 लाख बता दी। समस्या आपने इस हिस्से में कर दी, क्या लिख दिया, कितने की सिक्योरिटी ले लो, 2% पेड अप कैपिटल। किसकी पेड अप कैपिटल? चारों की। तो डैट मींस चारों कंपनियों की पेड अप कैपिटल का टोटल करो और उसका क्या निकालो, 2% निकालो। और साथ में ये कहा गया ये अमाउंट हम बढ़ा भी सकते हैं, तो फिलहाल वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ कंपनी में आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, कितने की, 50 लाख या 2% पेड अप कैपिटल इन चारों कंपनियों का। कंपनी की सिक्योरिटीज ओनली ले सकते हैं, पेड अप कैपिटल ऑफ कैश का टोटल करो, 2% निकालो एंड कंपेयर कर लो किसके साथ, 50 लाख के साथ, क्योंकि दोनों में से लिखा है नॉट एक्सीडिंग। इसका मतलब है मैक्सिमम इतना, इन दोनों से ऊपर ना आए। तो हम क्या कहेंगे, विच एवर लेस नहीं कहेंगे, विच एवर इज क्या कहेंगे, हायर, राइट। अगली क्लॉज कहती है आपका रिश्तेदार इनडेप्टेड ना हो। इनडेप्टेड का मतलब होता है जिसने पैसे देने हैं, रिश्तेदार ने पैसे देने हैं, मतलब कुछ ले रखा आपने उधार में। कहता आप इनडेप्टेड नहीं होने चाहिए, किसको, यही 4 आ गई कैश, लेकिन यहां पे फिर से 6 है, क्योंकि साथ में और क्या आ गया, देयर प्रमोटर और डायरेक्टर। तो यही 6 पॉइंट हमने कहां पढ़े थे, पेक्यूनरी इंटरेस्ट में भी पढ़े थे आपके, तो वही 6 आ गया। कहता अगर आपने पैसे देने कितने, इन एक्सेस, ये रूल 5 कहता है फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख, कि 50 लाख से ज्यादा देने हैं। कब देने हैं, वही 3 साल, 2 पुराने 1 करंट ईयर। तो सीखा क्या, अगर रिश्तेदार ने, ये हिंदी में लिख के दिया, अगर पैसे देने 50 लाख, किसको, इन 6 को, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप नहीं बनेंगे। तो यहां पे हमने देखना है दोनों पॉइंट्स में समस्या क्या है। यहां पे देखिए सिर्फ था कैश, राइट, यहां आके क्या आ गया, फिर से 6 बन गई, कैश प्लस देयर प्रमोटर और डायरेक्टर। आपकी बात है उस रिश्तेदार ने इनडेप्टेड देने हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा, राइट, ईयर वही है, 2 पिछले और 1 ये वाला साल। और यहां क्या था, सिक्योरिटी आप रख सकते हैं, एक्सेप्शन थी मैक्सिमम या तो 50 लाख, देखिए लिमिट कम से कम सेम बन रही है, बट यहां इतना रख सकते हैं, यहां इससे ज्यादा अगर देने हैं तो नहीं बन पाओगे आप। देन क्लॉज नंबर 3 आती है, यहां रिश्तेदार से रिलेटेड क्या है, उसने गारंटी दे रखी है। गारंटी कहो या सिक्योरिटी, गारंटी किस लिए देते हैं हम, नेचुरल लोन लिया होगा, आप गारंटर हो, तो किससे रिलेटेड, इन कनेक्शन विद इनडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। किसको गारंटी दी है, टू द, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू द, क्या मतलब हुआ इसका, दरअसल यही कैश ने किसी आदमी को दिया होगा लोन, लोन दिया तो कोई कंपनी लोन तो देती नहीं बिना किसके, गारंटर ने, और आपने क्या दी है, गारंटी दे रखी। तो अगर आप गारंटर भी हो तब भी आपका रिश्तेदार गारंटर भी है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन किसको गारंटी दी है, यहां पे भी 6 हैं बट थोड़े डिफरेंट 6 हैं। कैसे, कैश आ गया और लिखा है देयर प्रमोटर, देयर प्रमोटर एंड डायरेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि यहां लिखा है डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तो डायरेक्टर सिर्फ किसका लेना है, होल्डिंग कंपनी का लेना है। तो ये समस्या आ गई, वरना स्टिल इजी जा रहा था।
कैश प्लस देयर प्रमोटर और डायरेक्टर। माना प्रमोटर तो चारों के आगे, लेकिन डायरेक्टर सिर्फ किसका लिया गया, होल्डिंग का। तो ये बहुत टाइट हो जाता है इससे। और गारंटी भी देखिए सेम वही लिमिट आ रही है, इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ 50 लाख, और गारंटी कब दी है, टोटल वही 3 साल है, पिछले 2 और एक ये वाला साल। क्लॉज नंबर 4 में आ रहा है, तो ये जबरदस्ती क्लॉज है। कहता है इसके अलावा कोई और पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो, इसके अलावा कौन से हो गए, पहले तो सिक्योरिटी बोल दिया आपने, दूसरा इंडेप्टनेस बोल दिया आपने, तीसरा आपने क्या बोल दिया, गारंटी बोल दिया। कहते इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन को या रिलेशनशिप किसके साथ, वही 4 कंपनी के साथ। कहता अमाउंटिंग टू 2%, और कहता वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप कितना है, 2% है टर्नओवर का या टोटल इनकम। तो सीखा क्या, अगर ये ट्रांजैक्शंस आपने 2% से कम करी हैं आपके रिश्तेदार ने, तो आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। देखिए पॉइंट क्या है समझिएगा, आपका रिश्तेदार है, ये उसका P&L, बिजनेस करता है वो, ये है उसकी सेल्स मान लो 100 रुपए की। इस सेल में से आउट ऑफ इट उसने कैश को मान लो 1.5% सेल करी है, फिर तो पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है, आप बन जाओगे, क्योंकि लिमिट क्या है 2%। 2% किसका देखना है, टर्नओवर का भी देखना है, इनकम का भी देखना है। लेकिन मान लो अगर आपने सेल करी है कैश को 5%, तो बन गया पेक्यूनरी। सेम वे जैसे 2% की लिमिट टर्नओवर पे लगाई, सेम वे आपको किसके ऊपर लगा के देखनी है, इनकम के ऊपर भी। सो इसलिए सीए फाइनल में मैं कहूं आज तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर 2013 से एक्ट आया हुआ, इन्होंने क्वेश्चन डाले ही नहीं फाइनल में, कितना टाइट है, बट यू नेवर नो, छोड़ हम सकते नहीं है। और ये क्लोज नंबर 4 के अंदर एक समस्या और आ गई, कहता है ये जो एनी अदर आपने देखना है, ये जो टर्नओवर, ये जो हम लिमिट देख रहे हैं, क्या लिखा है, सिंगली, मतलब चाहे एक कोई ट्रांजैक्शन हो, या क्या लिखा है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रेफर्ड इन क्लॉज 1, जो कि ऊपर पढ़ के आए सिक्योरिटी वाली, 2 इंडेप्टनेस वाली, राइट, जो इंडेप्टनेस वाली थी, तीसरी कौन सी पढ़ी हमने, गारंटी वाली। तो ये 4th पॉइंट में आके पता क्या कह गया, सिर्फ एनी अदर का मतलब एनी अदर ही नहीं, ऊपर वाली 3 मिला के भी, मतलब चारों का मिला के आपने ही देखना है। तो अगर 2% भी हो गया आप इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे, राइट। तो ये मुश्किल था, एक बार फिर से देखिए। इससे पहले 3rd क्लोज को आपको देखना चाहिए, वहां था हमने कहा आपका ना है ना था पेक्यूनरी इंटरेस्ट, किसके साथ, 6 के साथ, कैश प्लस देयर प्रमोटर और डायरेक्टर, कब, 3 साल, एक ये 2 पिछले, राइट। यहां एक्सेप्शन थी 10% ऑफ योर व्हाट इनकम है, राइट। और ये पॉइंट क्या आया, 5वां पॉइंट आता आपके रिश्तेदार का पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसमें, पहला आ गया कैश में, किस रूप से, सिक्योरिटी के रूप में, लेकिन वहां एक्सेप्शन दी गई सिर्फ कंपनी में, और वो दी गई कितने की, 50 लाख या 2% पेड अप कैपिटल किसका, इन चारों का, और साथ में वही है 3 साल 2+1। दूसरा है आपका रिश्तेदार इनडेप्टेड है, वही कैश नहीं है बट 6 हो गए, देयर प्रमोटर एंड डायरेक्टर है, किससे ज्यादा है, अगर 50 लाख से ज्यादा है, वही 2+1, तो डेट मीन्स 50 लाख तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, वो रिश्तेदार ने गारंटी दी है, इसी 6 है लेकिन डिफरेंट होगी, कैश प्लस देयर प्रमोटर एंड डायरेक्टर, सिर्फ किसका, होल्डिंग का। और कितने की यहां पे जो है गारंटी, वही सेम जैसे इंडेप्टनेस में थी, 50 लाख से ज्यादा, वही 3 साल 2+1, मतलब 50 लाख तक है तो कोई समस्या नहीं। क्लॉज 4 में क्या आ गया, 2% तक की टर्नओवर या इनकम आपकी हो रही है किससे, कैश से, लेकिन वो 2% की लिमिट कैसे देखनी है, अकेला भी देख सकते हो, ऊपर वाले तीनों क्लॉजेस को मिला के आपने देखनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है जी 6, आखिरी 6 पॉइंट मैंने बनाए थे, नॉट कवर्ड बाय प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो एक इन्होंने नेगेटिव लिस्ट और बना के दे दी कि अगर आप इसके अंदर आ गए तब भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। और ये जो लिस्ट है ये आपके लिए भी है प्लस रिलेटिव के लिए भी है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, नीदर हिमसेल्फ, ना खुद ना ही आपका रिश्तेदार इस नेगेटिव लिस्ट में है। अब इसमें भी समस्या क्या होगी, इसमें भी आप जाकर के देखते हैं तो 4 क्लॉजेस हैं, क्लॉज नंबर 1, ये 2 दिख रहा है, 3, 4, तो ये लंबे हो गए पॉइंट। क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, कहता ना है ना थे,
कंपनी के KMP की मैनेजरियल पर्सोनल या इंप्लॉय, किसके, अकेला कंपनी नहीं है, 4 कंपनी, वही कैश है। तो कहता ना KMP थे ना इंप्लॉय थे, मतलब ऑफिसर वगैरह नहीं थे, ना है ना थे इन 4 में। कब? यहां पे स्ट्रेट वे लिखा है पिछले 3 साल, जबकि इससे पहले पॉइंट क्या पढ़ रहे थे हम, 2 पिछले साल और 1 करंट फाइनेंशियल ईयर। तो सीखा क्या, इसमें एक लूप होल भी निकलता है। दैट मीन्स अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ये हो तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। तो देखा जाए जबकि लॉ में यहां पे मिस्टेक है, ये लूप होल है। होना यहां पे भी चाहिए कि इस साल भी आप क्या नहीं होने चाहिए, KMP या इंप्लॉय। साथ में यहां एक्सेप्शन है, लेकिन वो सिर्फ रिश्तेदार के लिए है। कहता वो इंप्लॉय हो सकता है। द अबव प्रोविजन ऑफ 3 years नॉट टू अप्लाई। दैट मीन्स अगर आप KMP या इंप्लॉय 5 साल पहले थे कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपका रिश्तेदार भी के लिए टेंशन है, अगर वो KMP है 3 साल से, उसको एक्सेप्शन सिर्फ कौन से रोल से दी गई है, इंप्लॉय। क्योंकि इंप्लॉय क्या होता है, छोटा आदमी होता है। क्योंकि अगर आपका रिश्तेदार कंपनी में बड़ा आदमी है तो वो एक कनेक्शन हो गया, छोटे के रूप। तो सिंपली ये लिखा है इफ सेल्फ पिछले 3 साल, देखिए साथ में ब्रैकेट में मैंने लिख के भी दिया, करंट फाइनेंशियल ईयर यहां नहीं है, ना तो KMP होनी चाहिए ना इंप्लॉय। रिलेटिव के लिए क्या है, पहली लाइन से पिछले 3 साल में क्या नहीं होनी चाहिए, KMP नहीं होनी चाहिए, इंप्लॉय चलेगा। जैसे उदाहरण देखिए, आप SRK हो, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो WWF में। SRK के बेटे का नाम है अब्राम, वो क्या है, CEO है। CEO मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो KMP होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, इस कंपनी में है। तो आपका बेटा इस कंपनी में है, CEO, KMP है, नहीं बन सकते आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मान लीजिए आपका बेटा इंप्लॉई है तो आप बन सकते हैं, क्योंकि इंप्लॉई के रूप में आपके रिश्तेदार के लिए एक्सेप्शन थी। मान लीजिए आपका बेटा CFO बना करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर का कोई पंगा नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पिछले 3 साल नहीं होना चाहिए, तो आप बन सकते हैं। ये लूप होल था यहाँ पे, करंट फाइनेंशियल ईयर जो नहीं लिखा गलत है, जबकि वो होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आ गया, ना है ना थे। फिर से क्या, इंप्लॉई, प्रोप्राइटर मीन्स मालिक, और तीसरी चीज क्या देख रहे हैं आप, पार्टनर। ये पॉइंट दोनों के लिए चल रहा, ना आप होने चाहिए ना ही आपका रिश्तेदार, क्योंकि वो हेडिंग में हमने पढ़ लिया था। ना इंप्लॉई है, ना प्रोप्राइटर है, ना पार्टनर है। कब, सेम वही पिछले 3 साल, करंट फाइनेंशियल ईयर का लूप होल है यहां पे। ये जो है इंप्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर, EPP शॉर्ट में मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए ये लिखा है, अब नहीं होने चाहिए किसमें, 4 कंपनी में। 4 का मतलब वही कैश, राइट। अब प्रोप्राइटर, पार्टनर किस में, एक फर्म है जी, किसकी, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ऑडिटर, या CS वालों की, या कॉस्ट अकाउंटेंट्स की। सिंपल समझिए, मान लो SRK इस ऑडिट फर्म में, मान लो ऑडिट फर्म का नाम है ABC एसोसिएट्स, उसमें या इंप्लॉई है, या प्रोप्राइटर है, या पार्टनर है। ये ऑडिट फर्म क्या कर रही है, ऑडिटर है, किसकी, WWF लिमिटेड में। कनेक्शन हो गया ना आपका। इंडिपेंडेंट का मतलब है कंपनी से कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो ये एक फर्म इस कंपनी में अगर ऑडिट कर रही है और आप इस फर्म के अंदर EPP हैं, तो आप मिस्टर SRK यहां इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। दिस इज द पॉइंट। सेम वे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आप EPP हो, आपकी बार फर्म CS वाली नहीं, आपकी बार कौन सी आ गई, लीगल फर्म या कोई कंसल्टेंसी फर्म, जिसका वही कैश, वही 4 कंपनियों के साथ आपका कनेक्शन है, आप नहीं बन सकते। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, क्योंकि क्या कहा गया कि अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है कैश के साथ कम से कम 10% ऑफ टर्नओवर, मतलब फिर से आप SRK हो, आप EPP हो, एक लॉ फर्म में हो, और ये कंपनी जो है इस लॉ फर्म से लेती है सर्विसेज। आप बनना चाहते हो इस कंपनी में ID, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, टर्नओवर के ऊपर। तो मान लीजिए इस लॉ फर्म ने, उसके P&L अकाउंट में से आपने देखा कि 9% सेल्स करी गई हैं कंपनी को, तो 9% करी गई है, आप बन सकते हो। 15% करी है, आप नहीं बन सकते, क्योंकि लिमिट कितनी बताई गई है, 10%। मतलब ऑडिटर्स में 0 टॉलरेंस है, आप बनोगे ही नहीं। लेकिन लीगल या कंसल्टेंसी फर्म है तो कहा गया 10% तक का हम आपको एक स्पेस दे रहे हैं। सो पहला पॉइंट KMP इंप्लॉय पे था, ये EPP पे है। पॉइंट नंबर 3 और चौथा थोड़ा आसान है। कहता आपके पास अपने रिश्तेदारों के साथ मिला के
2% वोटिंग राइट है कंपनी के। यहां सिर्फ कंपनी, देखिए हर जगह 4, 6 आता रहा, यहां अकेला कंपनी। अरे बाप रे बाप, सिर्फ कंपनी है यहां पे। और वोटिंग राइट एक चीज समझ लीजिए, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को नहीं होते जब तक उनका 2 साल तक डिविडेंड ना दिया जाए। तो घूम फिर के पॉइंट क्या है, 2% इक्विटी शेयर कह लो तो इंडिपेंडेंट आप नहीं हो सकते। और 2% कैसे देखना है, रिश्तेदारों के साथ मिलके। आप ऐसा के हैं, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं इस कंपनी में, तो फोन करो अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदार बता दिए थे मैंने, नो, बताओ कितने वोटिंग राइट हैं उनके पास इस कंपनी के, फिर वो देखो। अगर 2% है तो आप बन नहीं पाओगे। तो दैट मीन्स अगर 2% या उससे ज्यादा है तो रिश्तेदारों को कहो शेयर बेच दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आप सीईओ हो। सीईओ मैंने पहले ही बताया था, केएमपी में आता है, ऑफिसर में आता है, सबसेक्शन 18 में डेफिनेशन है, सबसेक्शन सारे कोट किए मैंने। चैप्टर 13 में मैं ये सारे के सारे अफसरों के ऊपर आपको लेक्चर दो, परफेक्टली एक पर्टिकुलर लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, किस में हो, किसी एनपीओ में हो, कोई भी एनपीओ। अरे एनपीओ का मतलब सेक्शन 8 कंपनी नहीं, चाहे वो कंपनी है या नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मे और मे नॉट बी व्हाट कंपनी। यहां क्या है, किसी एनपीओ में आप सीईओ और डायरेक्टर हो तो समस्या क्या है, एनपीओ को डोनेशन चाहिए होती है। और वो एनपीओ अपनी टोटल रिसीट्स का 25% उसको जो डोनेशन मिल रही है, किससे मिल रही है, कैश से। यहां पे भी 6 कंपनियां हैं, 6 हैं लेकिन डिफरेंट है। 6 डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां लिखा गया है कैश प्लस प्रमोटर डायरेक्टर, लेकिन दोनों प्रमोटर डायरेक्टर सिर्फ किसके हैं आपकी बार, ऑरिट्स का मतलब है कंपनी के। दैट मीन्स ऐश के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है हर जगह आके, इट बिकम्स रियली वेरी कुंबरसम, मेहनत करनी पड़ती खींच के। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है, आपको एसआर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो इस कंपनी में, लेकिन साथ में आप सीईओ डायरेक्टर हो किसी एनपीओ में, उसको मिलती है डोनेशन। तो आपको ये देखना, मान लो उसको टोटल मिली 5 करोड़ डोनेशन। अब आप एसआर के इस कंपनी में बनना चाहते हो आईडी, तो आप देखो इस कंपनी से इस एनपीओ को कितनी डोनेशन मिली। मान लो 1 करोड़ मिली, 1 करोड़ होता है 5 करोड़ का 20%, बन जाओगे आप। लेकिन अगर मिली है 2 करोड़, 2 करोड़ होता है 5 करोड़ का 40%, तो अब आप बन नहीं सकते क्योंकि लिमिट क्या थी, 25% अगर उस एनपीओ को अपनी डोनेशन मिल रही है कैश से या कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से, या फिर यहां पे एक पॉइंट नंबर बी भी है, वो जो एनपीओ है होल्ड्स 2% वोटिंग राइट इन कंपनी, या सिर्फ कंपनी है, सिर्फ कंपनी। तो अगर आप किसी एनपीओ के सीईओ डायरेक्टर हो और उस एनपीओ के पास उस कंपनी के 2% वोटिंग राइट है जहां आईडी आपने बनना है, तो आप बन नहीं पाओगे। तो एक बार हम कोशिश करेंगे सबसेक्शन 6, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, ये सबसे टफ है। देखिए पूरा का पूरा कोर्स में यही सबसे टफ है, इसको बड़े प्यार से करने वाला होता है। तो ये फास्ट ट्रैक में अगर आपकी सेटिंग ना भी बने किसी बच्चे की, आप चाहे मुझसे मेरा ये रेगुलर लेक्चर ले सकते हैं जहां मैं एक एक वर्ड ये लिख के बड़े प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा भाई उसमें। बट फिर से मैं आपके लिए कोशिश करता हूं। देखिए एक पेज में लिख के दिया मैंने सबसेक्शन 6 पॉइंट बनाए। एक, आप इंटीग्रिटी के होने चाहिए बोर्ड के ओपिनियन में, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी मिनिस्ट्री। नंबर 2, आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल होना चाहिए। नंबर 3 है, आप ना प्रमोटर हैं ना थे किसके, 4 कंपनी में, ना ही आप क्या हैं, रिश्तेदार प्रमोटर के, साथ में डायरेक्टर भी है। आपका पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कैश में प्लस देयर प्रमोटर डायरेक्टर। कब, टोटल 3 साल है, करंट प्लस पिछले 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन थी, 10% तक आपकी टोटल इनकम का अलाउड है। अगला आगे, आपके रिश्तेदारों का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और रिश्तेदारों से रिलेटेड पॉइंट नंबर 5 के अंदर फर्दर 4 पॉइंट है, किस तरह से नहीं होना चाहिए, उनके पास कैश की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन दी गई, सिर्फ उस रिश्तेदार को कंपनी में ले ले भाई तू सिक्योरिटी, कितने रुपए तक की, कहता मैक्सिमम ले सकते हो 50 लाख या चारों कंपनियों की पेड अप कैपिटल का 2%। नंबर 2, अगर आप इंडेप्टेड हो किसको, कैश प्लस देयर प्रमोटर और डायरेक्टर 6 हो गए, कितने अमाउंट के लिए, 50 लाख से ज्यादा तो नहीं बनोगे, 50 लाख तक बन जाओगे। अगला पॉइंट इसी का कह लीजिए, सेम ले लीजिए,
गेम वही चल रही है 3 साल 2+1, हर जगह चल रही है 2+1, ये पक्का याद रखें। यहाँ पे ये यहीं से 2+1 स्टार्ट हो गई थी पेक्यूनरी वाले में। पेक्यूनरी वाले में याद रख लो हर जगह 2+1 है, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में स्ट्रेट वे पिछले 3 साल थे। दोनों में 3-3 है, लेकिन यहां डिफरेंट हो गया 2+1, इसलिए देखिए हर जगह मैंने ये बॉक्सेस बना के दे रखे हैं। तो अगला था, आपका रिश्तेदार ने गारंटर है इनडेप्टनेस किसी तीसरे बंदे की तरफ, किसके लिए? कैश। लेकिन यहां डिफरेंट क्या था, देयर प्रमोटर है लेकिन डायरेक्टर सिर्फ किसका लिया गया? होल्डिंग का। अमाउंट वही है, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। और चौथा पॉइंट क्या था? एनी अदर। और लेकिन एनी अदर को सिंगली भी देखना और ऊपर वाले 3 पॉइंट मिला के भी देखना है, क्योंकि यहां पे भी समस्या क्या है, कितना नहीं होना चाहिए, 2% अगर कहता है टर्नओवर का और इनकम दोनों का देखना है, 2% से कम है तो चलेगा। छठा पॉइंट क्या आता? आप कवर्ड बाय प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, आपके ऊपर भी है, रिश्तेदार के ऊपर भी है। 4 पॉइंट है। पहला क्या है, आप केएमपी या इंप्लॉई हैं, किसमें? वही कैश में। कब? पिछले 3 साल है यहां पे। लेकिन रिश्तेदार के लिए एक्सेप्शन थी, इंप्लॉई वाला पॉइंट का कोई इशू नहीं है। सेकंड आ गया ईपीपी, इंप्लॉई प्रोप्राइटर पार्टनर है, किसमें है? अगर ऑडिटर तीनों में से कोई भी ऑडिट फर्म में है और ऑडिट फर्म किसकी है? कैश की है, तो नहीं बन सकते। लेकिन लीगल या कंसल्टेंसी है, कैश की है, तो 10% अगर उसकी क्या बनता है? टर्नओवर का, तो नहीं बन सकते। तीसरा और चौथे पॉइंट में वोटिंग राइट वाला कॉमन फैक्टर था, आपका प्लस आपके रिश्तेदार का मिला के सिर्फ कंपनी पॉइंट था, यहां वोटिंग राइट है 2%। और अगला था एनपीओ से रिलेटेड। एनपीओ से रिलेटेड है कि आप क्या हैं? सीईओ डायरेक्टर हैं, लेकिन जिसमें आपने क्या बनना है, जिस कंपनी में आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, उससे ये एनपीओ 25% डोनेशन ले रही है। और किससे ले रही है? जरूरी नहीं कंपनी, कैश प्लस। लेकिन यहां पे डिफरेंट है, सिर्फ प्रमोटर डायरेक्टर कंपनी के, या फिर क्या हो रहा है, आप एज ए एनपीओ आपके पास वोटिंग राइट है 2% उस कंपनी के जिसमें आप सीईओ या डायरेक्टर हैं। सो दिस इज रियली टफ, कांट हेल्प ओवर दैट बेटा, फास्ट ट्रैक है, बट वर्ड मैं एक बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात यह है, ये सेक्शन अभी समाप्त भी नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि सब सेक्शन 7 कहता है अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, सब सेक्शन 6 के मुताबिक, वो 6 कंडीशन जो मैंने लिखवाई, आपको डिक्लेरेशन देनी है। यही आंसर आप सेम देखोगे, हम सेक्शन 184 में भी यही आंसर, सेम आंसर आप देखोगे। 184 मैंने पहले जिक्र किया था, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, वहां पे भी आप देखोगे ये सेम आएगा। आपने अपने इंडिपेंडेंट होने का डिक्लेरेशन देनी 3 लेवल पे। कब? पहली बोर्ड मीटिंग जो आपने अटेंड करी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद, वहां बताओ कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने सब सेक्शन 6 सेटिस्फाई किया। फिर हर साल की, ईच फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में फिर बताओ, हर साल बताओ। और अगर आपके इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आ जाए कभी भी, तो उसके बाद तुरंत जो बोर्ड मीटिंग आती है उसमें फिर बताओ। तो दैट मीन्स जब बने आप, पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड करी उसमें बताओ, हर साल की पहली में बताओ, चेंज आएगा फिर बताओ। सब सेक्शन 8 कहता है आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और यह बताया गया है शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। शेड्यूल 4 स्पेशली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए है। उसमें से कुछ एक बढ़िया पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आप एक सेपरेट मीटिंग कराओ, जिसे आप एक्सक्लूसिव मीटिंग कह सकते हो। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग कहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक एक्सक्लूसिव कराओ, साल में कम से कम एक। आपको अटेंड अकेली बोर्ड मीटिंग ही नहीं करनी है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जनरल मीटिंग भी आपको अटेंड करनी है। विजिल मैकेनिज्म का आपका काम है, वॉच डॉग, देख रहे हैं आप सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है तो विसल ब्लोअर बनो, बोलो, इवैल्यूएट करो मैकेनिज्म कि हाँ कंपनियों में क्या सेल्फ चेकिंग के नाम पे, सेल्फ पुलिसिंग के नाम पे ठीक कार्य हो रहा है या नहीं। रिजाइन आप कर सकते हैं, निकाला आपको जा सकता है, लेकिन शेड्यूल 4 के अंदर ये लिखा है कि आपको, अगर आपकी पोजीशन खाली हुई है तो 180 दिन के अंदर भरनी ही है वो। वैसे रूल नंबर 4 के अंदर एक चीज और बताएगी कि अगर आपकी कुर्सी खाली हो जाती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी, सेम वही होगी जैसे वुमेन डायरेक्टर हम पढ़ के आए थे कि वुमेन डायरेक्टर याद कीजिएगा, वहां हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 के अंदर, 149 सबसेक्शन 1 के अंदर। कब भरनी थी वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन?
3 महीने के अंदर और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो समस्या क्या आई? स्केड्यूल कहते हैं 180 दिन, रूल कहते हैं सेम आंसर वुमेन डायरेक्टर वाला होगा। वुमेन डायरेक्टर वाला क्या है? 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो बेटर ये वाला है क्योंकि ये जल्दी कह रहा है। तो कहते हैं लॉ को हार्मोनियस पढ़ना है, मतलब ये भी देखना है ये भी देखना है, तो दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे। और रेम्यूनरेशन की बात आती क्यों आ रही है? हम सोचते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस तरह से ना बेचारा साधु होता है, क्योंकि काम तो वही कर रहा है, देख रहा है गलत ना हो, कि जैसे ना इसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं मिलेगी। रेम्यूनरेशन के ऊपर चैप्टर नंबर हम 13 में पढ़ेंगे, सेक्शन 197 में आता है, वो सुना होगा आपने, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं 198 में, निकालने का तरीका है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, वो लगेगा इसके ऊपर। इसको पूरा हक है, इसको फीस मिलेगी, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की, लाख रुपए मिलते हैं एक मीटिंग के। सो फीस में भी दी जा सकती है, और फीस के ऊपर हम पढ़ेंगे 197 सबसेक्शन 5 में, जो मैंने कहा लाख रुपए। जब ये मीटिंग अटेंड करने आता है तो खर्चा तो होगा ना, हवाई जहाज का, ये वो होटल का, तो वो पैसे मिल सकते हैं इसे। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट इसे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है मेंबर्स जनरल मीटिंग में क्या करें, OR पास करें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो मिल सकता है। हाँ, पक्का इसे स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, शेयर नहीं मिलेंगे। अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, स्टिल मैं लिख के दे रहा हूं। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, इनएडुकेट है या लॉसेस हैं, तो क्या इसे रेम्यूनरेशन मिल सकती है? तो उसके ऊपर हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, शेड्यूल नंबर 5 में, कि वो इसके ऊपर, पहले ये होता नहीं था, अमेंडमेंट एक्ट कहता है चाहे लॉसेस हैं, प्रॉफिट नहीं है, तब भी उसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है। एक चीज और मैंने हिंदी में यहां लिख के दी है, 197 सेक्शन लगता है रेम्यूनरेशन पे, पहले एक सब सेक्शन 7 होता था, अलग से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे था, नाउ ओमिटेड। तो इसे सीखा क्या, हटा दिया। तो इसकी जो रेम्यूनरेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो सेम एक नॉर्मल डायरेक्टर वाली बात है, सेम वैसे ही रेम्यूनरेशन मिलेंगी, बट एक चीज क्लियर है, क्या नहीं मिलेगा, स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि वो 197 नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, 149 सबसेक्शन नो कह रहा है। तो 149 में इसके बाद सबसेक्शन 10 एंड 11 में हम उसके टेन्योर की बात करेंगे। तो ये स्मॉल शेयर होल्डर की तरह है, इसको 5 साल इकट्ठे मिल जाते हैं। साफ क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू 152, मतलब ये रोटेशन वाला नहीं लगेगा। वैसे भी याद करो 152 6 में मैंने आपको साफ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि भाई उसमें नाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लेना है। तो इसका कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5 साल के लिए टेन्योर है। रीअपॉइंट करना हो तो याद कीजिए 169 में मैंने कहा था रीअपॉइंटमेंट एक बार और कर सकते हो 5 साल के लिए, लेकिन आपकी बार क्या चाहिए, SR चाहिए, वरना डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, OR चाहिए होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। साथ में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किसके अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। बोर्ड रिपोर्ट बनती है 134 में। तो सिंपली 5 साल लगातार, फिर 5 का एक टेन्योर और मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, SR। तो मैंने ये बताया था अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की 152 सबसेक्शन 2 के मुताबिक जनरल मीटिंग में होती है बाय OR, बट रीअपॉइंटमेंट ओनली बाय व्हाट, SR। इसलिए रिमूवल 169 जो हम पढ़ के आए थे में बाय SR है, फॉर व्हाट, अगर टेन्योर कौन सा है, सेकंड है, राइट। 169 में चेक कीजिए, ये लिखा था हमने। सो मैक्सिमम क्या हो गया, बिल्कुल ऑडिटर 139 सबसेक्शन 2 की तरह, मैक्सिमम 2 लगातार इसे टर्म्स मिल सकती हैं, 5 + 5 कितने साल की, 10 साल की। लेकिन उसके बाद कूलिंग पीरियड सेम स्मॉल शेयर होल्डर वाला है। स्मॉल शेयर होल्डर देखो ब्रैकेट में मैंने लिख के दिया है, वहां पे भी यही था, 3 साल का। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसोसिएशन विद व्हाट, कंपनी। कंपनी के साथ आपका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल शेयर होल्डर में भी यही पड़ा था। तो कहने का मतलब आपकी री एंट्री कब हो जाएगी, 13 साल के बाद। 5 + 5 लगाओ, 3 साल का कूलिंग लगाओ, री एंट्री कर लो। कुछ पॉइंट्स यहां आपने ध्यान रखने हैं, वो क्या है, ध्यान ये रखने हैं आपने कि टेन्योर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू बी इग्नोर्ड। मतलब पॉइंट क्या कह रहा है, पहले 1956 का कानून होता था, उसमें जितने साल आपने लगा दिए उसका कोई लेना देना नहीं है, नए कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती 5 साल से कम के लिए, क्योंकि हमने तो कहा 5 साल आपको लगातार मिल सकते हैं, तो परमिसिबल है, लेकिन हम उसको क्या मान लेंगे, एक टर्म 5 साल की। ये नहीं कि 3 साल लगाए और आपने कहा मैं 5 साल नहीं हुआ, 2 साल मेरे को और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आफ्टर 2 टर्म्स कूलिंग पीरियड है 3 साल का टू अप्लाई, इवन इफ टोटल टेन्योर क्या है, 10 साल से कम है। जैसे मान लो आपने 5 साल लगाए,
फिर 2 लगा लिए 7 साल, या मान लो 4 लगा लिए, 5 + 4 9 साल हो गए, उसको 10 साल ही हम मान के चलेंगे। 3 साल की कूलिंग लगनी ही आपके ऊपर लगनी है। अपॉइंटमेंट आपकी किससे होगी? फॉर्मल लेटर से होगी। और सबसेक्शन 12 कहता है लायबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी है और साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी है। माना इंडिपेंडेंट भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ ना, सारा दिन तो काम नहीं कर रहा। नॉन एग्जीक्यूटिव नॉट बीइंग मतलब जो प्रमोटर नहीं है और केएमपी नहीं है, क्योंकि केएमपी तो होता ही क्या है? एग्जीक्यूटिव होता है। तो उनकी भी बात यहां की गई है। तो जो भी आप गलत कार्य करेंगे या जो करना था आपने नहीं किया, या जो भी कार्य हुआ आपकी नॉलेज से, आपकी कंसेंट से, कनाइवेंस का मतलब है मिली भगत से, और नॉट एक्टेड डिलीजेंटली जिसका मतलब आपने केयर स्किल का उपयोग नहीं किया, तो गलत कार्य करोगे तो भाई साहब लायबिलिटी तो आपकी पक्का है। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगता ही नहीं है, क्योंकि वहां कौन सा प्रॉफिट हो रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए। तो देखिए 149 सब सेक्शन 7 हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट होने का डिस्क्लोजर देना है। पहली बोर्ड मीटिंग बनने के बाद जो अपॉइंट करी, हर साल की पहली, चेंज हुआ तब भी देना है। 8 में हमने शेड्यूल नंबर 4 की बात करी, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी, जहां हमने कहा एक सेपरेट मीटिंग इनकी बुलाओ हर साल। विजिल मैकेनिज्म है, जीएम बीएम अटेंड करेगा ये सब कुछ। और हमने कहा था शेड्यूल 4 कहता है अगर ये चला जाता है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रिप्लेसमेंट 180 दिन में, वैसे वैकेंसी के ऊपर सेम आंसर वुमन डायरेक्टर वाला है। रूल 4 में वही लिखा है 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। सब सेक्शन 9 के अंदर हम रेम्यूनरेशन पढ़ के आए, बिल्कुल इसे फीस मिलेगी मीटिंग अटेंड करने की, इसे मीटिंग अटेंड करने का जो खर्चा हुआ है वो मिलेगा, और इसे कमीशन बेस्ड प्रॉफिट दे सकते हो अगर मेंबर्स अप्रूव करें, लेकिन स्टॉक ऑप्शन इसे नहीं मिलेंगी। 10-11 में हमने पढ़ा टेन्योर 5 साल का लगातार, उसके बाद एक और मिल सकता है लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसके बाद कूलिंग है 3 साल की, और टेन्योर 5 साल का लगाया या नहीं लगाया, 5 साल का ही मानेंगे, बेनिफिट नहीं देंगे आपको। टोटल 5 + 5 करके 10 साल लगाए या नहीं लगाए, कूलिंग लगनी ही लगनी है। इस एक्ट के आने से पहले का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो समय हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी अपॉइंटमेंट फॉर्मल लेटर से ही होगी, और ये बिल्कुल ना समझें कि माना हम जानते हैं आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कुछ भी गलत कार्य होते हैं जिसमें आप जानते हैं, कनाइवेंस है, कंसेंट है, आप उसके लिए पूरे जिम्मेवार रहेंगे। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 150 की तरफ। 150 क्या कहता है? कंपनियों को, क्योंकि हमने पढ़ा 149(4) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड को चाहिए 1/3, अनलिस्टेड पब्लिक जो हमने पढ़ी पीयूसी 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, डीडीएल मोर देन 50 करोड़, उनको चाहिए थे 2। कहां से लेके आए लोग इंडिपेंडेंट? तो उसके लिए एक डेटा बैंक बनाया जाएगा। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, जिसके ऊपर रूल नंबर 6 आता है। तो एक डेटा बैंक के लिए आपने अप्लाई करना है, अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, जो भी आदमी एलिजिबल है, सबसेक्शन 6, एंड विलिंग तो आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको DIR 1 में एप्लीकेशन देनी है। देखिए DIR फॉर्म 12 है, सारे मैंने शेयर किए हैं, ये 1 रह गया था। तो डेटा बैंक मेंटेन कौन करा? कोई बॉडी या इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन नोटिफाइड बाय CG। अब मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट बना दिया गया है एक डाटा बैंक के लिए, रूल नंबर 6 इसी पे आता है। कहता है ये इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे इन लोगों का नाम डाल देंगे, तो जिस कंपनी को चाहिए उठा लें यहां से लोग। तो इसलिए डाटा बैंक का काम था सिर्फ आपकी हेल्प करना। अब कंपनी ने देखना है अपॉइंट करते समय क्या उस डायरेक्टर ने सब सेक्शन 6 का कंप्लायंस किया या नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू डिलीजेंस, जिसका मतलब है केयर, किसकी है? वो तो देखो कंपनी की है। एंड अपॉइंटमेंट शेल बी अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग, वो तो मैं बताया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, नॉर्मल हो, सारे के सारे कहां अपॉइंट होते हैं? जनरल मीटिंग में, OR से। ये सेक्शन नहीं लगेगा सेक्शन 8 कंपनी में, वो पहले ही बता दिया, इंडिपेंडेंट पे लगता नहीं, तो ये भी क्यों लगेगा। रूल 6 क्या कहता है? कंप्लायंसेस बाय पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट। तो क्या कंप्लायंसेस करने हैं आपने? पहली बात, डायरेक्टर आप सारे जानते हो इंडिविजुअल होता है, तो कहता आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे पहले से ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंपनी में, तो भी रूल 6 लग रहा है आपके ऊपर। क्यों लग रहा है? ध्यान से देखिएगा। कहता ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल्स 2019, दरअसल 2019 को 1 दिसंबर को रूल्स अमेंड हो गए। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट हो आप, चाहे कंपनी में बैठे हो तब भी आपके ऊपर लगेगा, या जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है और हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड, बने नहीं हो अभी, दिन जरूरी नहीं है यहाँ पे। दिन तो कब चाहिए? जब आप डायरेक्टर बनने जा रहे हो। फिलहाल तो आप कहां
पुटअप होने जा रहे हो, आपका नाम पुटअप होने जा रहा है डेटा बैंक में। तो अमेंडमेंट आई 1 दिसंबर 2019 को। इसने कहा आप 13 महीने के अंदर अंदर, ये टाइम पीरियड पहले कम था, बढ़ाते गए कोविड के दौरान 2020 में, आप सारे जानते हैं 13 महीने का उन्होंने एक टाइम दिया रूल 6 ने कि आप अप्लाई करो ऑनलाइन। कहां पे ये इंस्टीट्यूट बनाया गया? IICA मानेसर। मानेसर है गुड़गांव में, हरियाणा में एक जगह। IICA का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां आप अप्लाई करो, उनके डाटा बैंक के थ्रू आना, उनका एक पेपर भी देना पड़ेगा फॉर इंक्लूजन इन डाटा बैंक। और आप अप्लाई कर सकते हो कि मेरे को आप अपने डाटा में ऐड कर लें 1 साल के लिए, 5 साल या लाइफ टाइम, क्योंकि वो आपने देखना है, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई कार्य साथ में भी करता है। तो आप, क्योंकि जब ये अप्लाई करते हो फीस भी लगती है, मुफ्त में कुछ नहीं होता। आप रिन्यू भी करवा सकते हो, जैसे साल खत्म हो गया, 5 साल खत्म हो गया, दोबारा रिन्यू करा लो 30 दिन के अंदर अंदर। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर जो भी 1 साल 5 साल का है, लाइफ टाइम है, फिर तो रिन्यूअल क्यों कराओगे? फीस लगेगी बट लाइफ टाइम पे तो दोबारा क्यों लगेगी भाई? आपने डिक्लेरेशन देनी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, सब सेक्शन 7 में हमने पढ़ा। लेकिन सेक्शन 150 क्या कहता है, रूल नंबर 6 क्या कहता है? अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो टू डिक्लेयर टू बोर्ड। बोर्ड का मतलब है यहां सेबी। क्यों भाई? सेबी किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां चाहिए? लिस्टेड कंपनी में। तो आपने सेबी को भी बताना हमने रूल नंबर 6 का कंप्लायंस कर दिया है कि मैंने IICA के पास अप्लाई कर दिया कि 13 महीने में। क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखा है, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या बनना चाहते हो, सबको अपने आप को उसमें इनकॉर्पोरेट करवाना है और उसके लिए एक पेपर देना होगा IICA का। पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ऑनलाइन पेपर है 2, पता चल जाएगा पास हो या फेल हो। विद इन 1 ईयर ऑफ इंक्लूजन इन डाटा बैंक, और 1 साल के अंदर अंदर आपने देना है। स्कोर आना चाहिए सीए में तो 50% एग्रीगेट चाहिए या 10% एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, एक बढ़िया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार देते रहो पेपर। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं कंपनी से या बाकी लोग अच्छे से आएंगे तो पेपर बड़ा मस्ती से निकल जाता है। हाँ, पेपर देने की जरूरत नहीं है इफ ऑलरेडी डायरेक्टर या KMP हो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो हम कहते हैं जो बंदा 10 साल से डायरेक्टर KMP, बड़ा आदमी है, बहुत नॉलेज है, उसके लिए पेपर की जरूरत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखें, मान लो आप 5 कंपनियों में डायरेक्टर हो, हर कंपनी में 2-2 साल लगाए, तो आपने कहा मैं 10 साल हो गया? नहीं, 10 साल मीन्स 10 साल। सो इसलिए इफ इन 2 और मोर कंपनीज पीरियड ऑफ 1 टू बी काउंटेड। 10 साल डायरेक्टर या KMP हो, टेस्ट नहीं देना। तो 10 साल डायरेक्टर या KMP कहां पे हो, ये भी एक कंडीशन है। आप डायरेक्टर या KMP हो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, बड़ी कंपनी में, या लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी चलेगी, बट प्रोवाइडेड उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम कितनी हो, 10 करोड़। मतलब प्राइवेट कंपनी वाले में अब अगर आप डायरेक्टर भी हो, सॉरी, पेपर देना पड़ेगा। सो 150 सेक्शन इजी है, ध्यान से रूल 6 पकड़ लीजिए। भाई एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसका आपने टेस्ट देना है, उसके पास आपने अप्लाई करना है। DIR 1 फॉर्म में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और रिन्यू तो कराना पड़ेगा, फीस वगैरह दोबारा लगेगी अगर 1 साल 5 साल खत्म हो गया। और पेपर पास करना है पहले साल के अंदर। और इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या? IICA, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मानेसर। ऑनलाइन टेस्ट देना, 60% नंबर लेके आना है, अटेम्प्ट पे कोई रोक नहीं है। हाँ, टेस्ट की जरूरत नहीं है अगर आप डायरेक्टर KMP हो, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, या ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल हो 10 करोड़ की। तो यहां पे आप डाल के अपना छोड़ सकते हो। और साथ में आपको सेबी को भी ये बताना होता है कि मैंने इन रूल्स का कंप्लायंस कर दिया, क्योंकि टाइम पीरियड दिया इन्होंने 1 दिसंबर से कितने महीने का? 13 महीने का, कि आप ऐसा कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, मतलब ये 1 दिसंबर 19 का मेन रूल किसके लिए हो गया? जो आदमी ऑलरेडी डायरेक्टर है। अब जो नए नए बनेंगे वो तो बच्चे अप्लाई करेंगे ही ना इसके अंदर IICA के पास, उनके पास तो टाइम पीरियड का कोई इशू नहीं है, उन्हें तो सिंपली क्या करना है। देखिए इसके लिए मैंने कहा 13 महीने का टाइम पीरियड है, इधर वाले हिस्से के लिए थोड़े का 13 महीने का है, क्योंकि जो आदमी इंटेंड है कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो तो कभी भी अप्लाई करते हैं आप, राइट। सो फॉर्म्स की बात आई है, हल्का सा जिक्र मैं उनका भी कर देता हूं। देखिए आपके सामने है, DIR 1 डाटा बैंक की बात करे थे, 2 में हमने रिटर्न कंसेंट की बात करी थी, 3 में हमने डिन के लिए एप्लीकेशन दी थी, 3A में सरनेम था, और 5 में याद कीजिए सरेंडर कैंसिलेशन थी या डीएक्टिवेशन, जब डुप्लीकेट हो गया था, अनसाउंड माइंड, डेथ, इंसॉल्वेंट, चेंजेस इन डिन के लिए। और 164 2 में हम पढ़ के आए थे डिस्क्वालिफिकेशन जब आपके ऊपर लगती है, तो वो एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीदी वाली, तो डायरेक्टर कंपनी को देता है,
और इसी के ऊपर कंपनी आरओसी को DIR 9 भरती है, और इसको जब आपने रिमूव करवाना पड़ता है इस डिस्क्वालिफिकेशन को, जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो DIR 10 है। 11 में हमने रेजिग्नेशन की बात करी थी कि वो हमने पढ़ा था वर्ड इसके ऊपर मे फाइल, कि आपको फाइल करना जरूरी नहीं है, और 12 बहुत जगह रेजिग्नेशन पे भी था, कंपनी आरओसी को देगी। साथ में जैसे डायरेक्टर KMP अपॉइंट होते हैं तब भी यही था, 152(5) में पढ़ाया था, और डायरेक्टर KMP का रजिस्टर था तब भी आपको फाइलिंग बताया था DIR 12 में होगी, सेक्शन 170 में। सो ऑन दिस नोट चैप्टर नंबर 11 कम्स टू एन एंड। थैंक यू।